Brought to you by This Analyst by Khata Book. नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। स्पाइडरमैन फिल्म जो सीरीज चली उसमें एक बड़ा सुंदर और मानीखेज डायलॉग है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब शक्ति है तो जिम्मेदारी भी होगी, जितनी बड़ी शक्ति उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी। आज बड़ी खबर में हम बात करेंगे कि देश के चुने हुए जनप्रतिनिधि कितनी जिम्मेदारी दिखा रहे हैं, कैसा उदाहरण पेश कर रहे हैं और जैसा उदाहरण वो पेश कर रहे हैं उसका असर युवाओं पर क्या पड़ रहा है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों कोई गोपाल छात्रों पर गोली चलाने के बाद भी इतना दम रखता है कि फिर बंदूक लहराते हुए वीडियो बनवा लेता है, सोशल पे डाल देता है, नाम में राम भक्त भी जोड़ने की हिम्मत करता है। गोपाल जैसे लोग उतनी बड़ी समस्या नहीं है। हमारा ध्यान रहेगा जनप्रतिनिधियों पर, लेकिन पहले देखिए दिन का वीडियो। आज से हम संकल्प लेते हैं विधर्मियों की दुकानों से कपड़ा चप्पल अन्य कोई भी वस्तु नहीं खरीदेंगे, नहीं उन्हें कोई वस्तु बेचेंगे। हे महाकाल हमारे संकल्पों को पूरा करने की उपयुक्त शक्ति तथा मनोवृत्ति प्रदान करे। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि प्रदासुव यद्भद्रं तन्नः आसुव। बोले वेद माता गायत्री की परम पिता सद्गुरुदेव की, यज्ञ भगवान की, वेद भगवान की। एक बनेंगे हम सुधरेंगे, नया समाज बनाएंगे। रामनवमी के रोज खरगोन में सांप्रदायिक तनाव हुआ, आगजनी और पत्थरबाजी हुई, जिसके अगले दिन प्रशासन ने तोड़फोड़ की कार्रवाई की। दावा किया कि ये अतिक्रमण के खिलाफ चलाई गई कार्रवाई थी, लेकिन कार्रवाई के आलोचकों ने ध्यान दिलाया कि ये कार्रवाई एक तरफा थी, दोनों तरफ से आरोप थे, स्पष्टीकरण भी थे। धीरे धीरे खरगोन में जिंदगी पटरी पर आ रही थी कि ये वीडियो सामने आ गया। आपने सुना कि इसमें किस तरह समाज के एक हिस्से के आर्थिक बहिष्कार की बात हो रही है। दूसरों को विधर्मी बता रहे इन लोगों को धर्म की कितनी जानकारी है। इसी से मालूम चल जाता है कि कोई कुछ भी बोल दे रहा है और ये लोग दोहरा दे रहे हैं, चाहे बात कितनी भी भद्दी हो। एक ज़माना था जब हम स्कूल में रोज़ शपथ लेते थे, उसकी पहली लाइन में ही था कि भारत मेरा देश है, सभी भारतीय मेरे भाई और बहन हैं। अब शपथ दिलाई जा रही है कि अपने भाई बहनों से कुछ मत खरीदो, उन्हें कुछ बेचो मत। ये घटिया काम कर रहे लोगों में इतनी हिम्मत भी है कि वो अपने मुंह से महाकाल का नाम ले रहे हैं। खरगोन में आज तक से जुड़े संवाददाता उमेश रेवालिया के मुताबिक ये घटना बीते हफ्ते की है और वीडियो अब जाकर वायरल हुआ है। उन्होंने खरगोन के एसडीएम मिलिंद ढोके से भी बात की है। सुनिए एसडीएम साहब ने क्या कहा। जो वायरल हो रहा है और कोई शपथ दिलाई जा रही है और ये उबदी गांव का बताया जा रहा है। हाँ, ये अभी संज्ञान में आया है कि किसी उदी गांव में इस टाइप की गायत्री परिवार के द्वारा शपथ दिलाई जा रही है। इसकी अभी हम लोग जांच करवाते हैं और दिखवाते हैं कि इसमें वास्तु स्थिति क्या है, और जैसा भी जांच के पश्चात स्थिति निर्मित होगी तदनुसार कार्रवाई भी करेंगे। अब चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी का संबंध है महाराष्ट्र से। साल 2021 के जनवरी से लेकर नवंबर तक के 11 महीनों के दौरान इस सूबे में 2498 किसानों ने खुदकुशी की। अगर इसमें दिसंबर 2021 के आंकड़े भी जोड़ दें तो संख्या और बड़ी हो जाती है। यह सब अचानक नहीं हुआ था। साल 2020 में भी महाराष्ट्र में 2547 किसानों ने आत्महत्या की थी। खुद सूबे के राजस्व विभाग से मिली जानकारी में यह सामने आया था कि कर्ज माफी की योजनाओं के बावजूद किसान घाटे से उबर नहीं पा रहे और अपनी जान दे रहे हैं। अब इस मामले में सबसे बुरा हाल है विदर्भ में। पूरे सूबे की तकरीबन आधी आत्महत्या यही होती हैं। 2020 में यहाँ के यवतमाल में 270 किसानों ने खुदकुशी की थी। 2021 में आगे निकल गया विदर्भ का ही अमरावती। पहले 11 महीनों में अकेले अमरावती में 331 किसानों ने खुदकुशी की। मतलब महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर के ऐन बगल के जिले में तकरीबन रोज एक किसान अपनी जान लेने को मजबूर था। ये सब सुनकर आपको लग रहा होगा कि अमरावती या विदर्भ ऐसा कोई पिछड़ा इलाका है जहां किसी की नजर जाती नहीं, कोई देखता नहीं उस तरफ, लेकिन ऐसा है नहीं। महाराष्ट्र में खनिज और वन उपज के अकूत भंडार का आधे से ज्यादा हिस्सा विदर्भ में है।
विदर्भ का सबसे बड़ा केंद्र है नागपुर, जहां महाराष्ट्र विधानसभा का शीत सत्र होता है और इसके लिए यहां विधान भवन से लेकर राजभवन भी है। पूरी सरकार ही उठ के आती है। अब विदर्भ के पास राजनीतिक प्रतिनिधित्व की भी कमी नहीं है। हम गिनाते जाते हैं, आप नाम नोट कीजिए। पहला नाम है नितिन गडकरी का, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री। दूसरा नाम देवेंद्र फडणवीस का, पूर्व मुख्यमंत्री हैं सूबे के, मौजूदा नेता प्रतिपक्ष हैं। तीसरा नाम नाना पटोले का, महाराष्ट्र विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं, महाराष्ट्र कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष हैं। विजय नामदेव वडेट्टीवार, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं कल्याण मंत्री महाराष्ट्र सरकार में मौजूदा, अभी उद्धव ठाकरे कैबिनेट में हैं। सुनील केदार, खेल डेयरी एवं पशुपालन मंत्री हैं, सावनेर से विधायक, महाराष्ट्र सरकार। नितिन राउत, ये भी नागपुर से ही आते हैं, ऊर्जा मंत्री है महाराष्ट्र सरकार में। अगर खबरों में बने रहने के लिहाज से देखें तो इस लिस्ट में 2 नाम और जुड़ते हैं। अमरावती के बडनेरा सीट से निर्दलीय विधायक रवि राणा, जो भाजपा को समर्थन का ऐलान कर चुके हैं, और उनकी पत्नी नवनीत कौर राणा, जो कि अमरावती से ही निर्दलीय सांसद हैं। हमने शुरुआत में आपको बताया कि विदर्भ और अमरावती में किसानों द्वारा आत्महत्या कितनी बड़ी समस्या है। आप नंबर्स में देख पा रहे हैं, रोज हो रहा है। यहां तक हमारी बात सुनकर आपको लग रहा होगा कि विदर्भ के ये सारे नेता और खासकर राणा दंपत्ति अमरावती वाले दिन रात यही सोचते होंगे कि कैसे किसानों की जान बचाई जाए। इतनी बदनामी आ रही सूबे में, उनके इलाके में। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप हैं गलत, क्योंकि इन लोगों के पास अभी ज्यादा जरूरी काम है। अजान, लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा, इस तरह की चीजें सामने आने लगी हैं तो समझ जाए कीजिए कि चुनाव आने वाला है। ताजा विवाद को भी आसन्न बृहन मुंबई महानगर पालिका माने बीएमसी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। दर्शक जानते ही हैं, बीएमसी की गिनती सबसे धनी नगरीय निकायों में होती है। इसके लिए चुनाव होने वाले हैं, आसन्न है, अगले 1 महीने में हो सकते हैं। लाउडस्पीकर, अजान और हनुमान चालीसा विवाद की शुरुआत हुई महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे के एक बयान से। राज ठाकरे को एक वक्त बाल ठाकरे का उत्तराधिकारी माना जाता था, लेकिन उन्होंने अपने भतीजे राज की जगह बेटे उद्धव ठाकरे को गद्दी सौंपी। राज ने बगावत की और अपनी अलग पार्टी बना ली, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, मनसे के नाम से, MNS। लेकिन मनसे वैसा जादू कर नहीं पाई जैसी कि राज को उम्मीद थी और वह महाराष्ट्र की राजनीति में हाशिए पर जाते रहे। यदा कदा अपने बयानों से चर्चा पैदा करने लगे। 2 अप्रैल इस साल वाले की बात कर रहा हूं, राज ने मुंबई के शिवाजी पार्क में एक रैली की। उस रैली में मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर्स पर उन्होंने सवाल उठाया और कहा कि अगर 3 मई तक, 1 महीने का टाइम दिया, लाउड स्पीकर मस्जिदों से नहीं उतरते हैं तो MNS मस्जिदों के बाहर लाउड स्पीकर लगाएगी और हनुमान चालीसा बजाएगी। शुरुआत में राज को किसी ने गंभीरता से लिया नहीं। उनके कार्यकर्ता, नेता भी कह सकते हैं, महेंद्र भानुशाली ने मुंबई में तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजाई तो मुंबई पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर चालान बना दिया, जुर्माना लगाया। लेकिन चुनाव से पहले मस्जिद और लाउड स्पीकर का मुद्दा इतनी जल्दी शांत होता तो कैसे? नासिक पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे ने 18 मई को आदेश दिया कि मस्जिदों के इर्द गिर्द 100 मीटर के घेरे में अजान के वक्त तेज आवाज में भजन या गाने नहीं बजाए जा सकेंगे। लेकिन 20 अप्रैल के रोज जब महाराष्ट्र में IPS अफसरों की पदोन्नति और तबादले हुए, तब पांडे का भी तबादला हुआ। इसका अर्थ यह लगाया गया कि उद्धव ठाकरे की महाआघाड़ी सरकार इस मुद्दे पर ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती जो चुनावी अरिथमेटिक की अंदर से सेल्फ गोल लगने लगे। किसी भी एक पाले में दिखना नहीं चाहते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने इसी मुद्दे पर एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाने का ऐलान कर दिया ताकि राज ठाकरे और अन्य नेता लाउडस्पीकर के मुद्दे पर अपना पक्ष रख सकें। अब इसी बीच पूरे विवाद में एंट्री होती है, अपनी जगह खोजते हैं अमरावती का प्रतिनिधित्व करने वाले राणा दंपत्ति, हस्बैंड वाइफ। इन्होंने कह दिया कि हनुमान जयंती के दिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, वरना वो उद्धव के घर मातोश्री के बाहर चालीसा का पाठ करेंगे। इसके जवाब में शिवसेना ने भी कह दिया कि अगर राणा दंपत्ति ऐसा करते हैं तो जवाबी कार्रवाई होगी। राणा दंपत्ति कुछ कर पाते इससे पहले ही शिवसेना कार्यकर्ता राणा दंपत्ति के घर के बाहर पहुंच गए। यहां प्रदर्शन हुआ, धरना दे दिया गया, एक तरह से सीज घेर लिया और शिव सैनिकों ने कथित रूप से ऐसे नारे भी लगाए जिनमें गालियां थीं। आखिरकार राणा दंपत्ति ने ऐलान किया कि वह मातोश्री का अपना प्लान टाल देंगे। बावजूद इसके 23 अप्रैल की शाम माननीय प्रधानमंत्री के मुंबई दौरे से आने पहले मुंबई पुलिस ने राणा दंपत्ति को गिरफ्तार किया। आरोप लगाया 2 समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा करने का। एक FIR हुई गिरफ्तारी में बाधा डालने पर। इसी शाम जब भाजपा नेता किरीट सोमैया खार पुलिस थाने में राणा दंपत्ति से मिलने गए, तब शिव सैनिकों ने कथित रूप से उन पर हमला किया। 24 अप्रैल को राणा दंपत्ति पर राजद्रोह की धाराएं भी जोड़ दी गई।
राणा दंपति ने अपने गिरफ्तारी में बाधा डालने संबंधित एफआईआर को बंबई उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। आज इस याचिका को रद्द करते हुए बंबई उच्च न्यायालय ने कह दिया कि याचिका में मेरिट नहीं पाया गया। अदालत ने कहा कि किसी दूसरे शख्स के घर के बाहर या सार्वजनिक जगह पर धार्मिक क्रियाकलाप करने का ऐलान दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता में खलल डालने के बराबर है। फिलहाल राणा दंपति न्यायिक हिरासत में रहेंगे। अब इस बात के पूरे आसार हैं कि राणा दंपति सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लाउडस्पीकर मामले पर आज महाराष्ट्र में एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी। बैठक के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने कहा कि धर्मस्थलों पर लाउडस्पीकर को लेकर केंद्र को एक कानून बना देना चाहिए ताकि इस तरह की समस्या कहीं खड़ी न हो। इस सर्वदलीय बैठक को लेकर प्रेस को जब ब्रीफ किया जा रहा था तब गृह मंत्री पाटिल के साथ महाराष्ट्र में प्रोटोकॉल और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे भी थे। उद्धव ठाकरे के ये बेटे हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र से जल्द एक प्रतिनिधिमंडल केंद्र सरकार से मिलने जाएगा और लाउडस्पीकर के मामले पर चर्चा करेगा। गृह मंत्री ने आगे कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 2005 से 2017 के बीच दी गई गाइडलाइंस के आधार पर महाराष्ट्र सरकार ने भी सर्कुलर जारी किए थे। इनके आधार पर फिलहाल लाउडस्पीकर्स का इस्तेमाल चल रहा है सूबे में। अभी जहां लाउडस्पीकर्स लगे हैं पहले से उन्हें राज्य शासन नहीं हटाने जा रहा, न ही अलग अलग संप्रदाय के लोगों के लिए अलग अलग नियम ही बनाए जा सकते हैं। फिलहाल प्राथमिकता है कानून व्यवस्था बनाए रखना। ये गृह मंत्री और आदित्य ठाकरे का मिलाजुला बयान था। वैसे सर्वदलीय बैठक में नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस को भी शामिल होना था, वो नहीं आए। उन्होंने शिकायत की कि जब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बैठक का हिस्सा नहीं है तो फिर इस बैठक का क्या मतलब निकलता है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज ठाकरे भी बैठक में शामिल नहीं हुए थे। हम यहाँ वो बात दोहरा देना चाहते हैं जो हमने शुरुआत में कही थी। महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या बदस्तूर जारी है और सूबे के नेता किस काम में व्यस्त हैं वो हमने आपको बता दिया। दूसरी सुर्खी है गुजरात के वडगाम से विधायक और राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच के संयोजक जिग्नेश मेवाणी से संबंधित। उन्हें आज बेल मिली और बेल मिलते ही एक बार फिर एक दूसरे मामले में गिरफ्तार किया गया। 21 अप्रैल को उन्हें गुजरात के बनासकांठा जिले से असम पुलिस ने गिरफ्तार किया था क्योंकि जिग्नेश मेवाणी ने प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लेकर एक ट्वीट किया था जिससे विवादित बताया गया। इस ट्वीट को लेकर असम के कोकराझार में एक स्थानीय भाजपा नेता ने मामला दर्ज करवाया था। तभी से मेवाणी असम पुलिस के मेहमान थे। 3 दिन की पुलिस रिमांड के बाद 24 अप्रैल के रोज उन्हें कोकराझार में चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया था। उस रोज न्यायालय ने मेवाणी की जमानत याचिका पर फैसला 25 अप्रैल यानी कि आज तक के लिए सुरक्षित रखा था। आज न्यायालय ने बेल दी, लेकिन तभी पड़ोसी जिले बारपेटा से आई पुलिस ने मेवाणी को गिरफ्तार कर लिया। इस बार मामला बनाया गया है कस्टडी में पुलिस अधिकारियों से दुर्व्यवहार और हमले का। अब मेवाणी के वकील बारपेटा की अदालत में बेल याचिका लगाने वाले हैं। तीसरी सुर्खी का ताल्लुक है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर हुए प्रदर्शन ऑब्लिक तोड़फोड़ से। 31 मार्च को भाजपा सांसद और भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के नेतृत्व में युवा मोर्चा कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंचे थे। इस दौरान सीसीटीवी कैमरों और बूम बैरियर में तोड़फोड़ की जानकारी सामने आई थी। वीडियोस वायरल हुए। आज इस मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस नवीन चावला की बेंच ने दिल्ली पुलिस की तैयारियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि ये दिल्ली पुलिस की विफलता थी। अदालत ने पुलिस द्वारा फाइल की स्टेटस रिपोर्ट पर भी नाराजगी जाहिर की। अदालत ने कहा कि जब सुरक्षा में चूक हुई तो इस पर कुछ कार्रवाई भी बनती है। आखिर प्रदर्शनकारियों ने 3 बैरिकेड्स कैसे लांघ लिए, ये भी सवाल किया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को इस मामले में जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। न्यायालय अब इस मामले की सुनवाई आगामी 17 मई को करने वाला है। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर पर। अब ऐसा भी नहीं है कि धार्मिक विवाद सिर्फ महाराष्ट्र तक महदूद हैं। देश के दूसरे हिस्सों में भी इस तरह की गतिविधि चल रही है। ये ऐसा विषय हो गया है जिससे आज की तारीख में देश का कोई भी कोना छूटा नहीं है। बीते 2 अप्रैल से शुरू हुई सांप्रदायिक घटनाओं ने खबरों को देखने और दिखाने का तरीका और नजरिया बदल दिया है। खबरों में वही सब है जो ज्यादा से ज्यादा तनाव बढ़ा सके, दूसरे धर्म को नीचा दिखा सके। अब ये सवाल लाजमी है कि धर्म आखिर कहा किसे जाए। धर्म संस्कृत भाषा का शब्द है और धृ धातु से बना है, जिसका मतलब होता है धारण करने योग्य। हम कहते भी हैं धार्यते इति धर्मः, अर्थात जो धारण किया जाए वही धर्म है, ना कि वो जो अपना धर्म दूसरों पर थोपते हैं या फिर दूसरे धर्म का डर दिखाकर अनजाने खतरों की बात करते हैं। आजकल ये चलन जोरों पर है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से भाजपा के सांसद हैं साक्षी महाराज। अक्सर अपने विवादित बयानों की वजह से चर्चा में बने रहते हैं।
अब की बयान नहीं दिया, बल्कि फेसबुक पोस्ट उन्होंने लिखा है। क्या लिखा है हम आपको पढ़कर सुनाते हैं, स्क्रीन पर दिखेगा भी। साक्षी महाराज लिखते हैं कि आपके गली मोहल्ले या आपके घर पर अचानक से ये भीड़ आ जाए तो इससे बचने का कुछ उपाय है आपके पास? अगर नहीं है तो कर लीजिए। पुलिस बचाने नहीं आएगी, बल्कि खुद बचाने के लिए किसी दड़बे में छिप जाएगी। जब ये लोग जिहाद करके वापस चले जाएंगे तब पुलिस डंडा ठोकने आ जाएगी और कुछ दिनों बाद मामला जांच कमेटी में जाकर खत्म हो जाएगा। ऐसे मेहमानों के लिए कोल्ड ड्रिंक की 1-2 पेटी, कुछ ओरिजिनल वाली तीर कमान हर घर में होनी चाहिए। ये संदेश किसी एक प्रदेश के लिए नहीं, सारे देश के लिए है। जय श्री राम। पुलिस बचाने नहीं आएगी, कोल्ड ड्रिंक की बोतल रखिए, तीर कमान हर घर में होनी चाहिए। बच्चों के हाथ में किताब और युवाओं के हाथ रोजगार की जगह इन शब्दों ने ले ली है। ये बोल माननीय सांसद जी के हैं, जिन्हें चुनकर आम जनता ने लोकसभा भेजा है। इनका काम जनता की आवाज मजबूत करना और कानून बनाने में भागीदारी रखना है। अब साक्षी महाराज की बातों से 3 सवाल उठते हैं। पहला, क्या साक्षी महाराज का उत्तर प्रदेश की पुलिस पर एतबार नहीं है? दूसरा ये कि जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति इस तरह की भड़काऊ बातें कैसे कर सकता है? और तीसरा ये कि अगर किसी सामान्य व्यक्ति ने ऐसी बात कही होती तो क्या कानून के नुमाइंदे उसके दरवाजे पर नहीं होते? तीनों सवालों के जवाब के तौर पर कहने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है जब साक्षी महाराज ने ऐसा कोई बयान दिया हो। किसानों को खालिस्तानी कहना हो, हिंदू महिलाएं 4 बच्चे पैदा करें, अजान पर विवादित बोल, साक्षी महाराज के श्रीमुख से ऐसे बयानों की लंबी कतार है। इसी तरह के बयानों के चलते साक्षी महाराज लगातार विपक्षियों के निशाने पर रहते हैं, फिलवक्त भी हैं। समाजवादी पार्टी की ये प्रतिक्रिया देखिए। जब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी महाराज का 1 महीना पूरा हुआ है, तो 1 महीने का जब आप आकलन करेंगे तो यही आया है कि इस 1 महीने में गाजीपुर से लेके गाजियाबाद, चाहे वो जौनपुर रहा हो, चाहे इलाहाबाद रहा हो, अभी कल मेरठ में आपने देखा होगा किस तरह से निशंस हत्याएं की जा रही हैं। तो पूरे उत्तर प्रदेश में जो अपराधियों का मनोबल है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के दोबारा सत्तासीन होने में और अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, चूंकि ज्यादातर अपराधियों को सत्ताई संरक्षण प्राप्त है। और जब सरकार के पक्ष का ही भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद इस तरह का बयान दे रहा हो कि लोग अपने घरों में हथियार रखें, पुलिस पे भरोसा नहीं है, तो जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी ये बताएं कि जब उनके सांसद को ही उत्तर प्रदेश के पुलिस पर भरोसा नहीं है, तो आम जनमानस कैसे भरोसा करे और कैसे ये महसूस करे कि हम सुरक्षित समाज में और सुरक्षित लोकतंत्र में जी रहे? तो मुख्यमंत्री जी से समाजवादी पार्टी की ये अपील होगी कि सर्वप्रथम तो आप अपने स्वजाति लोगों को, जो सबसे ज्यादा उदंडता और उन्माद फैला रहे हैं, उन लोगों पे आप निष्पक्षता के आधार पर जब फैसले लेंगे तब ये सुनिश्चित हो पाएगा कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षित कानून व्यवस्था है। विपक्षियों के आक्षेप से इतर सवाल कानून के इकबाल का है, और जब कोई सत्ताधारी पार्टी का सांसद ही ये कह दे कि पुलिस नहीं आने वाली, तो फिर कैसा कानून और काहे का इकबाल बचेगा? एक बयान भोपाल की भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने भी दे दिया है, वो भी इसी श्रेणी का है। पहले आप सुनिए और फिर खबर को आगे बढ़ाते हैं। हिंदुओं की लड़कियों को उठा करके ले जाना, उनको बरगला करके ले जाना, बाकी मतांतरण करवा देना, उनका चोरी छुपे शादी करवा देना, भगा लेना, और पूरा समाज साथ में दे रहा है। हम मंदिर की बात करते, वो हमारे ऊपर आक्रमण करते। हम अपना शोभा यात्रा निकालते हैं, हम अपना भजन पूजन करते हैं, वो हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं। स्वतंत्र भारत में उनके लिए एक देश बन गया है ना, धर्म के आधार पर। जाइए, रहिए वहां, पर ये देश सनातनी है, सनातनी रहेगा। हिंदुओं को पूजा पाठ करने का स्वतंत्रता से अधिकार है और रहेगा, और इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, डट के खड़े हो सकते हैं और हर प्रकार की कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। एक सांसद मुसलमानों से लड़ने के लिए तीर कमान रखने की बात कर रहे हैं, दूसरी सांसद साध्वी प्रज्ञा मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की वकालत कर रही हैं। वो कहती हैं कि ये देश सनातनियों का है, बेशक है, अनंत काल तक रहेगा भी, मगर ये देश उतना ही हर उस नागरिक का भी है जिनको देश का संविधान संरक्षण देता है। इनमें सनातनी भी हैं और वो भी जो किसी दूसरी धर्म परंपरा से आते हैं, दूसरे धर्म को मानते हैं। हिंदुस्तान की माटी में सह अस्तित्व की भावना ही है जिसकी सालों से बाकी मुल्कों में मिसाल दी जाती रही है। रही बात सनातन धर्म की, तो संस्कृत का श्लोक है, ध्यान से सुनिएगा। तर्क विहीनो वैद्य लक्षण हीनश्च पंडितो लोके भाव विहीनो धर्मो नूनम हस्यन्तिर त्रीणयपि। मतलब तर्क विहीन वैद्य, लक्षण विहीन पंडित और भाव रहित धर्म ये अवश्य ही जगत में हंसी का पात्र बनते हैं। और सनातन धर्म में तो उन तमाम भावों की भरमार है जो दूसरे धर्मों के अस्तित्व को सहर्ष स्वीकार ही करता है।
लेकिन अपने बयान से यहां साध्वी प्रज्ञा ने अलग ही लकीर खींचने की कोशिश की है, जिसके बाद विरोधियों के निशाने पर वो बनी हुई हैं। मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने के सवाल पर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने ट्वीट कर लिखा, प्रिय मुख्तार अब्बास नकवी जी, क्या इन मोहतरमा के बयान से आप सहमत हैं? आप कब जा रहे हैं दूसरे देश? बयान और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के बरक्स हम ये भूल जाते हैं कि प्रभावशाली नेता तो इस तरह के बयान देकर निकल जाते हैं, मगर इसका प्रभाव नीचे तक पहुंचता है। ऐसे बयानों का दुष्परिणाम क्या होता है अगले कुछ सेकंड्स में आपको पता चलेगा। उसके लिए एक वीडियो आपको देखना पड़ेगा, विचलित करने वाला है, ध्यान दीजिए। एक वायरल वीडियो में कार की खिड़की से बंदूक का बैरल दिख रहा है, तभी एक बच्चा सड़क के किनारे खड़े होकर इनको देख रहा होता है। बंदूक को बच्चे की तरफ किया जाता है, ये देखो बच्चा भाग जाता है। इसके बाद गाड़ी एक घर के सामने से गुजरती है जहां एक महिला खड़ी है। बंदूक देखकर महिला भी डर जाती है और अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद गाड़ी एक दूसरे घर के सामने रुकती है जहां महिलाएं और बच्चे खड़े दिखते हैं। उनकी तरफ भी बंदूक तानी जाती है। उन्हें घर के अंदर जाने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प मिलता नहीं। बेचारे अंदर जाते हैं, दरवाजा बंद करते हैं। इस वीडियो पर गौरक्षा दल हरियाणा मेवात रोड लिखा हुआ था। यह वीडियो कथित रामभक्त नाम से गोपाल ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था। ये वही लड़का है जिसने जामिया मिलिया इस्लामिया के सामने CAA-NRC के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर गोली चलाई थी। उसके बाद उसे धारा 307 यानी कि हत्या की कोशिश के तहत गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त वो नाबालिग था, इसलिए उसे 28 दिन बाद जमानत पर छोड़ दिया गया था। जमानत पर होकर इस तरह के काम और उसका भोंडा प्रदर्शन भी हरियाणा की कानून व्यवस्था को एक सीधी चुनौती है। एक और वीडियो है जिसमें कुछ लोग हाथ में डंडे और पिस्तौल लिए एक युवक को पीट कर गाड़ी में धकेलते हुए नजर आ रहे हैं। युवक जमीन पर पड़ा हुआ और खुद को छोड़ देने की भीख मांगता है। पिस्तौल से लैस लोगों ने उसे हाथ और पैरों से पकड़ा हुआ है। वीडियो को पोस्ट किया गया है जिस पर लिखा है, गौ तस्करों को ले जाते हुए। 2 और वीडियो गौरक्षा टीम की तरफ से भी डाले गए जिसमें मारपीट और हिंसा है। ऐसी तस्वीरें देख हम प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान याद करते हैं जो 2016 में उन्होंने दिया था। क्या कहा था? गौ भक्त, गौ सेवक और कथित गौरक्षकों के बीच क्या फर्क था वो बता दिया था। कथित गौरक्षकों को लताड़ लगाई थी। प्रधानमंत्री ने तब राज्य सरकारों से कहा था कि गौरक्षा के नाम पर हिंसा करने वालों के लिए एक डॉजियर तैयार किया जाए। पता नहीं हुआ कि नहीं। 5 साल बाद नतीजा ढाक के 3 पात ही है। गोपाल जैसे अतिवादी जमानत पर होकर भी गौरक्षा के नाम पर उत्पात कर रहे हैं। उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही। ट्विटर पर जब कार्रवाई की मांग उठी तब गोपाल ने अपना इंस्टा अकाउंट प्राइवेट कर लिया। इस पर दी ललन टॉप की टीम ने मेवात के SP वरुण सिंगला से बात की। SP वरुण सिंगला का कहना है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं और ना ही उन्हें इस मामले में कोई शिकायत अभी तक मिली है। सभी वायरल वीडियोस की जांच की बात भी उनके तरफ से जोड़ी गई। पुलिस क्या कार्रवाई करती है उस पर हमारी नजर बनी रहेगी, मगर यहाँ एक बात साफ है कि ऊपर के बड़े नेताओं के दिए सांप्रदायिक बयान नीचे तक आते आते ऐसे विभत्स तस्वीरों में बदलते हैं जैसा हमने अभी उदाहरण से आपको दिखाया। उनके मुंह निकले जहरीले बोल गोपाल जैसे अपराधियों की सोच में तब्दील होते हैं। फिर सामने आता है समाज का कुरूप चेहरा जिसमें किसी को इतनी बेरहमी से प्रताड़ित किया जाता है। हमारी गो तस्करों से कोई हमदर्दी नहीं। जिसने भी अपराध किया उसे कानून संगत कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, दिलवाई भी जानी चाहिए। मगर ये लोग कौन होते हैं जो हथियार हाथ में लिए अपने तरह का इंसाफ करते हैं? सड़कों पर यूं आवारा पशुओं की तरह ही निकलते रहते हैं। वक्त की मांग है कि ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स पर लगाम लगाई जाए, क्योंकि ये न सिर्फ सामाजिक ताने बाने को तबाह कर रहे हैं बल्कि एक विभेद, एक खाई खोदने का काम भी कर रहे हैं जो अगर बड़ी होती गई तो उसे पाटने में पुश्तें निकल जाएंगी। आखिर में बारी एक की राय की आज हमने कूपर जनता से पूछा था कि बेल पर बाहर आकर भड़काऊ भाषण देने वालों के साथ क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन था शॉल रिफल देना चाहिए इनको, 17% लोगों ने इस पर मोहर लगाई है। दूसरा ऑप्शन जुर्माना लगा देना चाहिए, 9% लोगों ने इस पर मोहर लगाई है। तीसरा ऑप्शन था एक और मुकदमा कर जेल भेज देना चाहिए, 67% लोगों ने इस पर मोहर लगाई है। आखिरी ऑप्शन था इनमें से कुछ नहीं करना चाहिए, 7% लोगों की पसंद थी। अगर आप भी कूपर हमारे पोल्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कूपर दी ललन टॉप को फॉलो कर सकते हैं। हम कूपर आपसे अलग अलग मुद्दों पर राय मांगते रहेंगे। अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स या #LTShownCook के साथ आप कू करके बता सकते हैं। हम उससे भी दी ललन टॉप शो में शामिल कर देंगे। चलते एक चीज़ और बता देते हैं, और डायरी पर शुरू हो गया है नया शो जिसका नाम है हर स्टोरी। इसके बारे में हम लगातार आपको बता रहे हैं। इसमें होंगी औरतों और उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं के किस्से, कहानियां, औरतों के इतिहास से जुड़ी कहानियां। बोरिंग लेक्चर नहीं, कहानियां। देखना मत भूलिएगा ऑर्डिनरी पर हर सोमवार सुबह 10 बजे। इसका मतलब आज वाला एपिसोड आप ताज़ा देख सकते हैं। इसी के साथ हम लेते हैं विदा। अब आपसे मुलाकात होगी कल। देखते रहिए दी ललन टॉप। अपना ध्यान रखिए। शुभ रात्रि।